बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पर खिलाड़ियों के एजेंट के साथ शराकतदारी का इल्ज़ाम है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफ़ा PCB चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया है। इंजमामुल हक का कहना है कि PCB इंक्वायरी करना चाहता है तो मैं दस्तयाब हूँ, मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आकिब कुरैशी से। आकिब, ये मामला क्या है और प्रॉफिट शेयरिंग और शेयर होल्डिंग, ये तफसील के साथ बताइए। जी बिल्कुल, देखें अभी हमने स्पोर्ट्स ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो कि इंजमामुल हक ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। चीफ सेलेक्टर जो थे पीसीबी के ज़का अशरफ को उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। तो अब ऑफिशियली ये चीज़ इंजमामुल हक की तरफ से अब भी आ गई है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है भेज दिया। मामला कुछ ऐसे है कि प्लेयर फाइंडिंग कमेटी जो कि पिछले कुछ रोज से मीडिया पर जो है हाईलाइट होती थी, जिसमें डायरेक्टर जो थे चीफ सेलेक्टर थे और उसमें 25% शेयर जो था कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का भी था। अब चेयरमैन PCB ने इस सारे मामले पर एक्शन लेते हुए इंजमामुल हक को आज तलब किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक जो है इंजमामुल हक जो है वो आए, उनका यही कहना था कि हमें PCB से कॉल आई है, 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। तो हम इंजमाम ने कहा कि 5 रुकनी कमेटी अगर आपने बना दी है तो तहकीकात पहले आप कर लें, उतनी देर में अपना ओहदा छोड़ता हूँ। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इतना बड़ा स्टैंड लेना PCB की तरफ से और उसके बाद चीफ सिलेक्टर की तरफ से, यकीनन जो इंडिया में हमारे प्लेयर्स हैं वो तो परेशान होंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सारे क्रिकेट शायकीन के हल्के हैं वो भी काफी परेशान है। यकीनन मोराल भी डाउन होगा। भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान भट्ट साहब, इससे पहले भी क्या ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग, और इसमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल है? देखिए, एजेंट्स तो हो रहे हैं पहले भी, और एजेंट्स जाहिर है वो आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपके जो कमर्शियल एड्स हैं आपकी लीग्स में वो डील करते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। इसमें किसी प्लेयर का हिस्सेदार होना किसी कंपनी में या किसी चीफ सिलेक्टर की पोस्ट पे अगर आप हैं और साथ ही आप उस कंपनी का भी हिस्सा है तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस तरह की चीज तो कभी ना सुनी ना देखी। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो बहस चल रही है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके है, क्योंकि एक आप इस पोजीशन में है जहां पर प्लेयर सिलेक्ट होते हैं और दूसरी पोजीशन ये है कि जहां पर प्लेयर ने मार्केट होना है। तो ये चीजें कोरिलेट की जा सकती हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ऐसे में डेफिनेटली वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पैदा होता है। अगर उसको वो डिनाई नहीं करते और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली ये दोनों चीजें एक साथ होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। बिल्कुल है, लेकिन वर्ल्ड कप जारी है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस आप सब के सामने है। चीफ सिलेक्टर का ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना तो टीम के मोराल पे कितना असरअंदाज होगा, और पाकिस्तानी कौम तो बड़ी तवक्कुआत रख रही थी इनसे। देखिए, आप पिछले 4 मैच हारे हैं ना, तो बात तो ये आज हुई है। तो अब इस बात को उठा के तो ये ना कोई कहे कि जी टीम इसकी वजह से परेशान थी। ठीक है जी, ये तो आज एग्जिस्ट की है बात। तो हार तो हम पिछले एशिया कप से हारी जा रहे हैं, तो 1.5 महीने से हमारी परफॉर्मेंस खराब है। तो इस अब डेफिनेटली अब अगले मैचेस में ये भी उनके जहन पे ऐड होगी चीज, लेकिन जो पीछे हुआ है उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है आप परफॉर्मेंस तो आपने ग्राउंड में देनी है। आप एशिया कप से पहले जो सीरीज थी वहां तक तो आप वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग थी और सब कुछ बड़ा ठीक था और सारे अच्छे थे। अब जबकि परफॉर्मेंस डिप हुई है तो मैंने आज देखा कि बहुत लोग इस चीज को बेस बना रहे हैं कि प्लेयर का जो था ना वो इसकी वजह से ये हो गया। भैया ये तो कल परसों की बात है। आप तो एशिया कप से मैचेस जो है ना वहां पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है, तो उसको आप इस चीज के साथ लिंक नहीं कर सकते। सही है। भट्ट साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इंजमामुल हक साहब ने इस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या कहा है, आपको भी सुनाते, अपने नाज़रीन को भी सुनाते। मैं क्योंकि जी मेरा सारों के सामने 20 साल का मेरा एक कैरियर है जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, और उसके बाद भी 15 साल से लोग जानते हैं। तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझे नहीं जानते। उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन लगे ना, इसको इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया तो उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ। क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं PCB के साथ बैठ जाऊंगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए।
ये गुफ्तगू सुनिए भट्ट साहब आपने, आप क्या कहेंगे इस गुफ्तगू के जवाब में? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंजी भाई ने अपने आप को जो है वो उसके आगे जाहिर है उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, और साथ में उन्होंने कहा है कि हालांकि नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि जब किसी के ऊपर इंक्वायरी होती है तो वो अपनी पोजीशन छोड़ दे। ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा हूँ या जानना चाह रहा हूँ ताकि इस पे पूरी बात हो सके कि ये है किस बारे में इंक्वायरी। या तो वो ये डिनाई कर दे कि मैं हूँ ही नहीं इस कंपनी में, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात खत्म हो जाती है। और अगर वो कंपनी में है तो फिर इंक्वायरी किस चीज के ऊपर करनी है, फिर तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंक्वायरी किस चीज के ऊपर होगी इसका कोई समझ नहीं आ रही। ये Either he is part of the company or he is not part of the company। बिल्कुल, ये और आकिब कुरैशी बताएंगे। आकिब बताइएगा कौन कौन इस कंपनी में शामिल था और कब से ये कंपनी काम कर रही थी? जी बिल्कुल, देखें अभी जो सलमान भाई ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चल रहा है, तो जो पीसीबी की अभी जो है एलामिया जारी हुआ है, उन्होंने वाज़िया लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम 5 रुकनी कमेटी बना रहे हैं जो कि इंक्वायरी करेगी, सिफारिशात मुर्तब करके चेयरमैन को जमा करवाएगी। ताहम उस कमेटी में 5 मेंबर्स कौन से होंगे ये वाज़िया नहीं किया गया। जबकि हम अगर दूसरी तरफ देखें इंजमामुल हक का मौक़िफ़, उन्होंने वाज़िया तौर पर इस चीज़ की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मेरी कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ऐसे इल्ज़ामात पर दुख हो रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पे भी दोनों के दरमियान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पीसीबी कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो कह रहा है ऐसा मामला कुछ नहीं है। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये 5 रुकनी कमेटी जो है वो जब बनेगी उसके बाद बैठेगी तो वो आएगी। कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी का नाम गैजो कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है। वहां पर काफी डायरेक्ट जो अभी भी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में इंजमामुल हक का नाम एज अ डायरेक्टर आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का नाम एज अ डायरेक्टर आ रहा है। प्लेस एजेंट जो कि तलहा रहमानी है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो 7 लड़के खेल रहे हैं उन 7 लड़कों का एक ही एजेंट है जिसका नाम है तलहा रहमानी। तो तलहा रहमानी का इस सारे मामले में जो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, और उनके साथ जो है शेयरिंग है इंजमामुल हक की जो कि डॉक्यूमेंटेड है। इस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई बात नहीं हो रही जो कि डॉक्यूमेंटेड है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के थ्रू तलहा रहमानी जो कि 7 क्रिकेटर का एजेंट है, एक ही एजेंट 7 क्रिकेटर का, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और अगर आगे इंक्वायरी अगर हुई तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एक एजेंट 7 खिलाड़ियों का जो है वो कैसे बन सकता है एक नाम। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि उसमें डायरेक्टर का नाम इंजमामुल हक एज अ डायरेक्टर आ रहे हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी आ रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जो है वो तो इनका नाम आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में एज अ डायरेक्टर नाम आ रहा है, लेकिन इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आईसीसी से अप्रूव्ड एजेंट होते हैं। और ये माजी की बात कर रहे हैं कि पहले कभी कोई था, अभी मौजूदा सूरत हाल में नहीं है। आकिब जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं, दोबारा पूछेगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा था आपसे कि डॉक्यूमेंटेशन में इंजमामुल हक साहब का नाम है एज अ डायरेक्टर, मोहम्मद रिजवान का नाम भी है, लेकिन इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो प्लेयर एजेंट होते हैं ये आईसीसी से अप्रूव्ड होते हैं, और ये माजी की बात है, अब रिसेंटली ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए माजी की बात तो है अगर, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंटेशन में है वो उस वक्त तो चल रहा है। और हमें इस चीज़ को हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मामला था उसमें सोर्सेस यही कहते हैं, बल्कि जो पीसीबी के सोर्सेस हैं उनसे भी हमने पता किया, तो उस सारे मामले में जो टाई पड़ा हुआ था प्लेयर्स वर्सेस पीसीबी, जिसमें प्लेयर्स जो है वो काफ़ी क्लॉज पे जो है साइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको वो चाहते थे कि आईपीसीबी जो आईसीसी का रेवेन्यू लेता है उसमें से 2% या 3% जो है प्लेयर्स को दिया जाए, जो कि उनका राइट भी है। क्योंकि दुनिया क्रिकेट में जब हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी खिलाड़ियों की जो रेवेन्यू शेयर होता है वो 20 से 30% है। तो अगर खिलाड़ियों ने ये मुतालबा किया था तो बिल्कुल बजा था, लेकिन इस सारे मामले पर जब ज़का अशरफ और जो चेयरमैन साहब थे और पीसीबी था उन्होंने बात नहीं मानी, तो इस सारे मामले में कौन आया था? वो आए थे इंजमामुल हक। और इंजमामुल हक तब आए हैं जब उनके पास एक ओहदा था, और वो ओहदा था चीफ सिलेक्टर का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। उन्होंने टीम सिलेक्ट करनी होती है, सारे सवालात उनसे होते हैं कि आपने इस प्लेयर को क्यों सिलेक्ट किया, इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया, तो सवालों के जवाब तो उनको देना पड़ेंगे। जब अगर इंजमाम भाई ने अभी कहा है कि मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, तो मुझे फिर यही लगता है कि या तो फिर डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहे हैं या फिर मामला कुछ हो रहा है। क्योंकि पीसीबी की जो अभी जस्ट प्रेस रिलीज आई है, जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है, वो बेशक उन्होंने नाम नहीं बताया कि नाम कौन से हैं, लेकिन 5 रुकनी। एहसान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहसान, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं?
अब बिल्कुल देखिए, ये जो दूसरी कंपनी है याजू, इस हवाले से हमारी इंज़माम के करीबी ज़राए से बात हुई तो उनका बताना है कि इसमें कंपनी जो 4 डायरेक्टर्स हैं, एक तो इंज़माम के, दूसरे मोहम्मद रिजवान है और तीसरा जो साया कंपनी वाले तलहा रहमानी साहब, चौथे जो है वो इंतसारुल हक है, जिनका इंतकाल हो गया। इंज़माम के भाई वो सेक्रेटरी थे इसमें। इस कंपनी को बनाने का जो मकसद था, जो ज़राए का बताना है कि वो ये था कि जो ओल्ड एज क्रिकेटर थे उनकी वेलफेयर की जाए और उनको कहीं ना कहीं से कुछ उनके साथ माली जो है इमदाद की जाए, ताकि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी जो अपनी अच्छी लाइफ जो है गुजार सके। तो इस हवाले से इंज़माम के करीबी ज़राए का बताना है कि ये प्रॉफिटेबल काम नहीं था, ये ऐसे था कि अपने पास से खर्च करना पड़ रहा था और उस तरीके से जो है इसका कोई खास जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जो साया कंपनी, जिसके तलहा रहमानी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं उनके एजेंट्स भी हैं, उनके भी एक करीबी ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका बताना है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी जैसे कि शाहीन है, बाबर है, रिजवान है या फिर सऊद है, जो कि पाकिस्तान टीम में इन है और पाकिस्तान टीम को मुसलसल जो स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो उनके एजेंट के तौर पर तो काम कर रहे हैं, वो जैसे कि जमान खान है, अबरार है, जो कि ट्रैवलिंग रिजर्व में। तो उनका बताना है कि अगर ऐसा है, हमारा अगर टीम सिलेक्शन में हमारी मुदाखलत है तो फिर हमारे तमाम तरह खिलाड़ी जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना चाहिए। तो उनके बकौल ये ऐसा नहीं है। हमारी जो है वो सिर्फ खिलाड़ी की जो हमारे मामलात हैं या उनकी जो एड्स का मामलात है या फिर उनके जो माहिदों के मामलात है वो एजेंट्स करवाते हैं, लेकिन टीम में उनकी ऐसी कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन इंज़माम उल हक का स्टेप डाउन करना, इस्तीफा देना यकीन तौर पर एक अच्छी बात है। उन्होंने स्टेप डाउन किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 5 सदस्यीय कमेटी भी कायम की, जिसके बाद तहकीकात होगी तो ये चीज़ वाज़ेह होगी कि क्या साया या फिर याजू या फिर जो तलहा रहमानी साहब है, इनका कितना जो है वो अमल दखल था, कितनी मुदाखलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन नहीं कर रहे थे। इल्जामात बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक तहकीकात जो है होना बाकी है। बट साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सलमान भट्ट साहब। एहसान, ये बताइए कि इंज़मामुल हक के करीबी ज़राए से आपकी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये कंपनी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, ये ओल्ड एज के क्रिकेटर्स के लिए बनाई गई है, उनको फ़ायदा देने के लिए। तो जो तलहा रहमानी हैं, इनका बुनियादी किरदार इस पूरी कंपनी के अंदर बताइए, और सिलेक्शन में किस हद तक असरअंदाज होते होंगे, चूँकि ये इस कंपनी में भी पार्टनर हैं। देखिए 2014 में जो है ना साया इंटरनेशनल कंपनी बनी थी और 2020 में जो है वो याजू बनी है, तकरीबन 6 साल के बाद। साया जो है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि वो प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट है, प्लेयर्स की वो तमाम तर मैनेजमेंट के काम करते हैं, चाहे उनके मुआहदे हों या दीगर उनके मामलात हो, तमाम तर जो उनके माली मामलात हैं, ये तलहा रहमानी साहब जो है CEO है ये साया कंपनी के, तो ये तमाम तर जो मामलात है वो देखते हैं। याजू के हवाले से मैंने आपको बताया कि इसमें जो इंतसारुल हक है, इंज़माम भाई के जो भाई हैं, इनका इंतकाल हो गया है। इनके हवाले से अभी तक जो कंपनी की वेबसाइट है उसके मुताबिक लिखा हुआ आ रहा है कि वो सेक्रेटरी है, लेकिन वो उनका जो इसी साल अप्रैल में इंतकाल भी हो चुका है। तो अभी तक कंपनी ने अपनी वो वेबसाइट भी जो है वो अपडेट नहीं की और नहीं बस उसमें नए सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट है या फिर हुई है नहीं हुई, तो इस हवाले से भी अभी तक कंपनी ने कोई खास तौर पर जो है आगाह नहीं किया और ना ही इस हवाले से कोई अपडेट वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इंज़माम के जो करीबी है उससे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं कि बराह जो है वो मुदाखलत करते, क्योंकि जब मफादात का टकराव आया तो इंज़माम साहब ने जब ऑफर की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो 48 घंटों में जो PCB का और जो खिलाड़ियों के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तनाज़ा है वो हल करवा देंगे। उनके मुताबिक इंज़माम ने ये इसलिए किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मामला पूरी दुनिया में जो है वो डिस्कस हो रहा है, तो इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए और मजीद जो है वो खबरों में ना आए और मजीद इस तरह के मामले के ऊपर जो है वो और चीजें बातें ना बढ़े। तो इस वजह से उन्होंने जो है दोनों तरफ से मामला फहमी की। ठीक है एहसान, डायरेक्टर के तौर पर मोहम्मद रिजवान का नाम भी आया है, तो वहाँ से कोई बयान आया, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पूरे मामले के ऊपर? देखिए ये मोहम्मद रिजवान का नाम बिल्कुल आया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से कोई भी अपडेट जो सामने नहीं आई। तो मामला जो रुख है वो सही है। एहसान हमारे साथ ही मौजूद रहिए, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया GNN को टाइम देने के लिए। वर्ल्ड कप जारी है सर, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, चीफ सिलेक्टर यहाँ पे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, ये नई कंपनी आ जाती है, ये पूरा मामला और इस मजमूई सूरत हाल के ऊपर आपका कमेंट लेना चाहूँगा। देखें, ये एक मौकरी बना दी गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजाक बनकर रह गया बैनुल अक़वामी सतह पर। कल आपकी टीम को एक इम्पोर्टेंट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, चीफ सिलेक्टर आपके रिजाइन कर रहे हैं। कल आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लांटेड इंटरव्यू दिया
کہ جس میں اب ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کے جانے کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں. 5 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے زکا اشرف صاحب کے ٹینیور کی. تو کل انہوں نے انٹرویو دے کر لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی ہے. اگر انضمام الحق کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہے تو انضمام الحق کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی. آج سنا ہے انضمام الحق نے جو بیان دیا ہے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی بورڈ نے. کون سی کمیٹی بنائی؟ یہاں پریس ریلیز تو کوئی ایشو ہوا ہی نہیں بورڈ کی جانب سے. تو یہ ساری چیزیں، ساری کانٹروورسیز جو ہیں یہ پاکستان کرکٹ کو اور رسوا کر رہی ہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، خاص طور پر بھارتی میڈیا. تو یہ ان کو خود سوچنا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ کرکٹ کے معاملات درست طریقے سے نہیں چلا جا رہے. یہ انضمام الحق تھے جنہیں زکا اشرف نے بلا کر 25 لاکھ روپے ماہانہ پر ملازم رکھا تھا چیف سلیکٹر کی پوسٹ پر. تو اب اچانک کیا ہو گیا؟ اور جب ٹیم جا رہی تھی ورلڈ کپ سے پہلے تو یہی زکا اشرف تھے جنہوں نے انضمام الحق کو اپنے گھر بلایا تھا. وہ بابر اعظم کے ساتھ گئے اور جا کر وہاں بات چیت کی اور اس کے بعد لڑکوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پہ دستخط کر دیے. تو اب اچانک کیا ہو گیا؟ میرے خیال میں چیئرمین پی سی بی کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ان کو پبلکلی کل جس طرح انہوں نے انٹرویو دیا، ہم انکوائری کریں گے. آپ تمام معاملات انضمام کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کرتے اور آپ اس طرح میڈیا میں نہیں لاتے. لیکن جس طریقے سے وہ معاملات کو میڈیا میں لے کر آئے میں تو خود حیران ہوتا ہوں. ایک تو وہ خود جانے والے ہیں. وہ کل آپ نے دیکھا انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن چیف وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے کئی دفعہ کوششیں کی ہیں، مجھ سے ملتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. اور اس دوران وزیر اعظم پاکستان جو انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ اصلاح الدین سے تو مل لیتے ہیں، پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان ان سے نہیں ملتے. تو اس کا مطلب ہے معاملات کرکٹ کے بھی گمبھیر ہیں پی سی بی کے. اور یہ جو کانٹروورسی آ گئی اس سے پاکستان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے. اس سے کھلاڑیوں پر بڑا برا اثر پڑے گا. کس ملک کا چیف سلیکٹر ڈیورنگ دا ورلڈ کپ جو ہے وہ ریزائن کرتا ہے؟ اگر ریزائن کروانا ہی تھا انضمام کو، آپ اس سے بلا کے بات کرتے اور آفٹر دا ورلڈ کپ 11 نومبر کو پاکستان کا آخری میچ ہے اس کے بعد آپ تمام معاملات لے آتے. لیکن آپ دیکھیں نا سب کی توجہ میچز سے ورلڈ کپ سے ہٹ کر اسی جانب مرکوز ہو گئی کہ انضمام نے استعفیٰ دے دیا. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے مجھے یہ جھوٹ ہے کہ وہ مجھے کال نہیں کر رہے تھے، ایک میسج لیک کر دیا. یہ کہاں جا رہا ہے کرکٹ بورڈ؟ میں تو خود حیران اور پریشان ہوں. 30 سالہ میرے صحافتی کیریئر میں اس طرح کی کانٹروورسیز میں نے آج تک نہیں دیکھی. ایک اور چیز پر بھی روشنی ڈالیے گا بیگ صاحب کہ محمد رضوان کا نام ایز اے ڈائریکٹر آ رہا ہے، تو کھلاڑیوں کا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آ جائے گا اس پورے معاملے کے اندر؟ اور ایک طلحہ رحمانی ہے ایجنٹ جو کہ پارٹنر ہیں اس پورے معاملے کے اندر، تو وہ کیا وہ بھی سلیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں نے خود وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے جس میں انضمام الحق صاحب ڈائریکٹر ہیں، ان کے بھائی انتصار الحق صاحب ڈائریکٹر ہیں اور محمد رضوان بھی اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ طلحہ رحمانی جو ایجنٹ ہیں. لیکن یہ سارے معاملے کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا نا. آپ نے بیچ میں جو ہے اگر یہ چیزیں آ گئی اور آپ نے کہا جی میں انکوائری کرا رہا ہوں، انکوائری کرنا، آپ پہلے بات چیت تو کرتے ہیں انضمام سے یا رضوان سے. کیا اثر پڑے گا کھلاڑیوں کی کارکردگی پہ؟ میں تو حیران ہوں. ان پروفیشنل وے سے اس کو ہینڈل کیا گیا. اگر اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. انضمام آج بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کرکٹ بورڈ انکوائری کرا لے. تو کرکٹ بورڈ نے انکوائری کرانے سے پہلے انضمام کو بلا لیا اور کہا کہ 5 رکنی کمیٹی پہلے انکوائری کراتا، اس کمیٹی سے پھر انضمام کو بلاتے کہ جناب ہماری انکوائری رپورٹ یہ آئی ہے، آپ جو ہے وہ اس کی وضاحت کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. میں سمجھ رہا ہوں کرکٹ بورڈ بھی غلط جا رہا ہے اور انضمام الحق بھی جو ہے نا وہ بیانات دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالباً انہوں نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ڈائریکٹر ہے. تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ایٹ دا بیک اینڈ. بیگ صاحب کمیٹی کا کون کرے گا انکوائری؟ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور چیف سلیکٹر سے کون انکوائری کرے گا؟ چیئرمین پی سی بی بھی نہیں ہے اس کمیٹی کے اندر. یہ تو $1 ملین کوشچن ہے نا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریس ریلیز تو جاری کیا ہی نہیں کہ کون انکوائری کمیٹی بنائی گئی، کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے، کون کون اس میں ہے. میرے خیال میں بہت ہی ایسے انداز سے کرکٹ کے معاملات چلائے جا رہے ہیں کہ اب اس پہ ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. بیگ صاحب آپ گزشتہ 30 سالوں سے سپورٹس اینالسٹ ہیں اور بڑی باریک بینی سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ چیف سلیکٹر موجودہ اور ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم ہے، پلیئرز کا نام اس کمپنی کے اندر شامل ہے اور کچھ ایجنٹس کا نام آ رہا ہے، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی تاریخ میں ایسا واقعہ پہلے آپ نے دیکھا؟ نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود اس معاملے کو ہوا دی ہے نا. دیکھیں چیزیں جب سامنے آ گئی، آپ ورلڈ کپ تک انتظار کر لیتے، ورلڈ کپ کے بعد آپ انکوائری کرتے ہیں. ورلڈ کپ کے دوران اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہوں.
اگر ورلڈ کپ کے بعد چیف سلیکٹر بھی آپ تبدیل کر سکتے تھے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کپتان تبدیل کرنا, کپتان بھی تبدیل کر سکتے تھے. لیکن ڈیورنگ دا ورلڈ کپ, جبکہ ابھی پاکستان کے لیے ایک موہوم سی امید باقی ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے تینوں بقیہ میچز جو ہیں بنگلہ دیش, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف جیت جائے, بڑے مارجن سے باقی ٹیمیں ادھر ادھر ہو جائیں, تو شاید پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے. ابھی پاکستان کا سفر تو ختم نہیں ہوا. ٹیکنیکلی اگر آپ کہیں پاکستان کے لیے چانسز بہت کم ہے, لیکن اس دوران اس طرح کی چیزوں کا آنا میں سمجھتا ہوں ٹیم کے کھلاڑیوں پہ بھی اثر پڑے گا, پاکستان کرکٹ کی جگہ سائی بھی ہوگی, اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. بگ صاحب, عمومی طور پہ یہاں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ڈسکس ہونی چاہیے تھی, کون کیسا کھیلا, ورلڈ کپ میں ہماری مجموعی پرفارمنس کیا ہے, لیکن این ورلڈ کپ کے دوران پاکستان ڈو اور ڈائی کنڈیشن کے اوپر ہے, اور ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں, پی سی بی اس طرح کے معاملات کو میڈیا کے اندر لا رہا ہے, جو کہ کچھ زیادہ وردی نہیں ہے اس ٹائم ڈسکس کرنا. آپ کی بات صحیح ہے, یہ آپ کا آخری سوال ہے کیونکہ میں نے آلریڈی کہیں کمٹ کیا ہوا ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طرح کے معاملات سامنے نہیں لانے چاہیے. کل آپ نے دیکھا انٹرویو پلانٹڈ انٹرویو تھا, سب کو پتا ہے کہ کس طرح کے سوالات کیے گئے اور کس طرح کے جوابات دیے گئے. آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی ذکا اشرف صاحب کو؟ کیا ان کی کشتی ڈوبنے والی ہے اس لیے ان کو یہ ضرورت پیش آئی؟ 5 نومبر کا انتظار کر لیتے ہیں, ان کی مدت میعاد 5 نومبر کو ختم ہو رہی ہے, اور اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی مل جاتی. لیکن اس دوران انٹرویو دینا, یہ کہنا راشد لطیف جھوٹ بول رہے ہیں, بابر اعظم نے مجھے کوئی فون نہیں کیا, یہ چیئرمین کو زیب نہیں دیتا ہے تو نیچے والے معاملات ہینڈل کرتے ہیں. لیکن چیئرمین خود آ کر ٹی وی کے سامنے بولنے کا شوق ہو اور اس طرح کی باتیں کرے تو پھر اس سے پاکستان کرکٹ کی رسوائی ہوگی نا, بجائے اس کے کہ نام بلند ہوگا. بیگ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جی این این کو خصوصی ٹائم دیا. احسان خان, آپ بتائیے اب مزید کیا ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں, اور بالخصوص جو ہماری ٹیم کے کی پلیئر ہیں محمد رضوان, وہاں سے کوئی بیان آیا یا ان سے تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا نام ایز اے ڈائریکٹر آ رہا ہے؟ دیکھیے کمپنی تو موجود ہے اور یازو کمپنی بالکل ہے, اور جس کے ڈائریکٹر محمد رضوان بھی ہے. لیکن رضوان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کولکتہ میں پاکستان ٹیم میں پریکٹس سیشن چل رہا تھا, وہاں میچز کھیلنے میں مصروف, اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی سوال سے فی الحال ابھی تک اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا. لیکن معاملہ چونکہ انضمام الحق کی طرف سے بڑا تھا, اور انضمام الحق بنیادی کردار ادا کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان جو معاملات تھے سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کر جو تنازع تھا اس کو حل کرانے کے. اس کے بعد جب پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ انضمام الحق کیسے یہ سینٹرل کانٹریکٹ کا جو معاملہ ہے اس کو حل کروا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے وہ جو خود بھی ان کا ایجنٹ ہے, اور اسی شخص کے ساتھ ان کی جو ایک کمپنی بھی ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے, وہ اس پر الزامات لگائے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایجنٹ سے کچھ کمیشن ہو, اس پر کچھ معاملات ہو. پھر انضمام الحق پر جب اس طرح کے الزامات سامنے آئے تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ رضوان دے. لیکن ابھی رضوان کے حوالے سے اپڈیٹس آنا باقی ہے کہ رضوان کے حوالے سے موقع, لیکن یہ ہم آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ کمپنی موجود ہے. یہ 4 افراد جو ہے اس میں شامل تھے, 3 اس کے ڈائریکٹر تھے, چوتھے جو انضمام الحق کے بھائی ہے انتصار الحق جن کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اس کمپنی کے سیکرٹری تھے. اور اس کا بنیادی مقصد مزید جب بھی کوئی ڈیٹیل احسان آئے گی تو ہم آپ سے لیں گے. آپ کا فی الوقت بہت شکریہ. الیکشن کی تاریخ دینا نگران حکومت کا کام نہیں ہے, انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی معاونت ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا لاہور کی یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب. پاکستان میں عبوری جمہوریت ہے, مستحکم جمہوریت نہیں. آرٹیکل 254 کے مطابق کوئی کام تاخیر سے ہونے سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا. مزید یہ بھی کہا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہمارے آنے سے پہلے تاخیر کا شکار ہو چکے تھے. تعصبات سے بالا تر ہو کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا. As it is not in my mandate, all I can do or our government can do that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security and others. And once that requirement is asked of us, I can assure you that we will fulfill our duty. KP and Punjab's election was prior to our coming, and I can only refer to that there is an article which is 254 in Constitution also, and that says that if something is late, does not make it unconstitutional. So whenever you go and find out it in the Constitution, there is an article 254. اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے. پنجاب حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں. 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا.
आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला हाउस में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई मेंबरान और पंजाब काबीना ने शिरकत की। इजलास में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। उन्होंने कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। उनका कहना था कि आम इंतखाबात के सिलसिले में निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के एलामिये के मुताबिक सितंबर में महंगाई बढ़ी, ताहम अक्टूबर के दौरान महंगाई में कमी आएगी। महंगाई में कमी का सिलसिला दूसरी शशमाही में भी जारी रहेगा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर 2023 में महंगाई की शरह 33.44% रही। शरह सूद दूसरी बार बरकरार रखी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हुई मगर मुआशी चैलेंज बरकरार हैं।